आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। 1975 में आई फिल्म शोले के लेखक सलीम जावेद की यह रचना आज भी भारतीय सिनेमा की एक अमर धरोहर मानी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बदले की आग में जलते वीरू और जय की दोस्ती कितनी अनमोल थी? क्या ऐसा साहस और त्याग आपने कभी देखा है जैसा ठाकुर साहब ने गब्बर से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए दिखाया? जब एक डाकू का खौफ गांव वालों की सांसों में बस जाता है और एक अंधी माँ अपने बेटे की मौत पर कुछ नहीं देख पाती, तब भी क्या इंसान अपने संघर्ष और हिम्मत से जीत सकता है? शोले केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, रिश्तों और संघर्ष की एक महाकाव्य कथा है, जो दोस्ती, बदले और न्याय की गूंज से हमारे दिलों में आज भी जीवित है। क्या आप भी गब्बर के कितने आदमी थे जैसे डायलॉग्स को सुनकर सिहर उठते हैं? वीरू की मस्ती, बसंती की चंचलता और ठाकुर का क्रोध, सब मिलकर एक ऐसा जादू बुनते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं बात। अध्याय 1, जय और वीरू की कहानी और ठाकुर से मिलन। रामगढ़ गांव की ओर बढ़ती हुई रेलगाड़ी के साथ ही हमारी कहानी के दो नायक सामने आते हैं, जय और वीरू। ये दोनों मित्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी इतने करीब कि उनके बीच की दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। वीरू, जो हमेशा हंसता और मजाक करता रहता है, जीवन को मजे से जीने में यकीन रखता है। वहीं जय, थोड़ा गंभीर लेकिन शांत और समझदार, हर कठिनाई का सामना बड़ी होशियारी से करता है। रेलगाड़ी की धड़धड़ाहट के बीच दोनों हाथों में हथकड़ियां लगाए एक कोने में बैठे हुए हैं। वे किसी अपराध के चलते गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनकी आंखों में किसी तरह का डर या अफसोस नहीं है। उनकी आंखों में केवल साहस और आत्मविश्वास झलकता है। जय और वीरू को पुलिस पकड़ तो चुकी है, लेकिन वे भागने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। पुलिस के पहरेदार थके हुए हैं और गर्मी से परेशान हैं। वीरू अपने चिर परिचित अंदाज में पुलिस वालों से मजाक करता है, जबकि जय हर चीज को बहुत ध्यान से देखता है। वीरू एक छोटी सी चाल चलकर पुलिस वालों का ध्यान भटकाता है और दोनों मित्र तेजी से भाग निकलते हैं। पुलिस उनके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन जय और वीरू अपनी चालाकी से उनका पीछा छुड़ाकर फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं। इन दोनों की दोस्ती में एक गहरा रिश्ता है, जिसे सिर्फ वे ही समझते हैं। वीरू की हंसी और मस्ती के पीछे जय का संतुलित और ठंडा दिमाग काम करता है। वे दोनों मिलकर एक दूसरे की कमजोरियों को ढकते और ताकत बनाते हैं। कुछ ही दिनों बाद एक दिन ठाकुर बलदेव सिंह इन दोनों की वीरता के किस्से सुनकर उनके पास आता है। ठाकुर, जो अब तक गब्बर सिंह के खिलाफ अपने प्रतिशोध की योजना बना रहा था, जानता है कि केवल जय और वीरू ही उसके मिशन को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ठाकुर उनसे मिलता है और उन्हें अपना दर्द सुनाता है। कैसे गब्बर सिंह ने उसके परिवार को मार डाला और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जय और वीरू, जो पहले सिर्फ मजे के लिए लड़ते थे, अब ठाकुर की बात सुनकर गंभीर हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस बार उनकी लड़ाई सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत और न्याय के लिए होगी। ठाकुर उन्हें एक प्रस्ताव देता है, गब्बर सिंह को पकड़ने और उसे न्याय दिलाने में मदद करो। जय और वीरू इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि गब्बर सिंह कितना खतरनाक है, लेकिन उनकी दोस्ती और बहादुरी उन्हें इस लड़ाई के लिए तैयार कर देती है। ठाकुर की आंखों में जलती हुई प्रतिशोध की आग को देखकर वे और भी प्रेरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक नया अध्याय शुरू होता है, जय, वीरू और ठाकुर के बीच की साझेदारी का। अब यह तीनों एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ते हैं जो केवल गब्बर सिंह के खात्मे के साथ ही पूरा होगा। अध्याय 2, गब्बर सिंह का परिचय और उसकी क्रूरता। रामगढ़ की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में गब्बर सिंह का खौफ छाया हुआ था। गब्बर सिंह, जो उस इलाके का सबसे खतरनाक और बेरहम डाकू था, ने अपनी दहशत का साम्राज्य बना रखा था। उसकी एक झलक से ही लोग कांपने लगते थे। वह एक ऐसा डाकू था जिसके दिल में दया और इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ हिंसा और विनाश की भूख दिखती थी। गब्बर सिंह की पहली झलक हमें एक ऊंची पहाड़ी पर अपने आदमियों के बीच मिलती है। उसके हाथ में बंदूक है और उसकी आंखों में वही निर्दयता भरी चमक जिससे वह पूरे इलाके पर राज करता है।
उसकी अट्टहास भरी हंसी से ही उसके आदमियों को उसके डर का एहसास हो जाता है। गब्बर का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि गांव के लोग उसकी क्रूरता से बचने के लिए हर महीने उसे भारी फिरौती देते हैं। कोई उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता और जो जाता है उसका अंजाम मौत से भी बदतर होता है। एक दिन गब्बर सिंह अपने आदमियों के सामने खड़ा होकर एक खेल खेलता है, मौत का खेल। उसने 3 अपने ही आदमियों को पकड़ रखा है जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर चुके हैं। वह उनकी तरफ देखता है और बोलता है, कितने आदमी थे? गब्बर के इन शब्दों में एक क्रूरता छिपी है और उसके आदमियों की सांसें थम जाती हैं। उन तीनों आदमियों में से कोई जवाब नहीं देता और गब्बर की आवाज और भी कठोर हो जाती है। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? गब्बर के लिए जीवन और मौत का कोई अर्थ नहीं था। वह सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। वह तीनों आदमियों को मरने के लिए छोड़ देता है और उसकी निर्दयता की एक और मिसाल पेश हो जाती है। यह दृश्य गब्बर सिंह की क्रूरता और उसकी मानसिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वह केवल एक डाकू नहीं था, वह एक ऐसा शैतान था जो हर जीवित आत्मा को अपने मनोरंजन के लिए खत्म कर सकता था। गब्बर के अत्याचार से त्रस्त रामगढ़ के लोगों ने ठाकुर बलदेव सिंह में अपनी आखिरी उम्मीद देखी थी, लेकिन गब्बर के खिलाफ खड़े होना इतना आसान नहीं था। ठाकुर भी जानता था कि गब्बर को हराने के लिए उसे जय और वीरू जैसे साहसी और चतुर लोगों की जरूरत होगी, जो न केवल गब्बर की ताकत को समझ सकें बल्कि उसके खिलाफ लड़ने का साहस भी रख सकें। गब्बर सिंह की यह निर्दयता केवल ठाकुर का ही नहीं बल्कि पूरे रामगढ़ का दुख था। ठाकुर, जय और वीरू अब एक ऐसे मिशन पर थे जो गब्बर की इस क्रूरता को खत्म करने के लिए था। गब्बर को हराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जय और वीरू के पास वह हिम्मत थी जो उन्हें इस युद्ध में आगे ले जाएगी। अब जय और वीरू के सामने सबसे बड़ा सवाल था, गब्बर सिंह को कैसे हराया जाए। यह युद्ध केवल शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि दिमागी चालों और समझदारी का भी था। अध्याय 3, जय और वीरू की रामगढ़ में एंट्री और गांव वालों से मुलाकात। रामगढ़ का गांव, जो कभी खुशहाल और शांतिपूर्ण हुआ करता था, अब गब्बर सिंह के डर से एक वीरान जगह बन चुका था। लोग दिन भर अपने काम में लगे रहते, लेकिन उनके दिलों में हमेशा डर बना रहता था कि कब गब्बर सिंह और उसके आदमी आ जाएं और तबाही मचा दें। इसी माहौल में जय और वीरू गांव में प्रवेश करते हैं। उनकी एंट्री किसी नायक की तरह नहीं होती, बल्कि वे दोनों हल्के फुल्के अंदाज में गांव में दाखिल होते हैं, जैसे उन्हें आने वाली चुनौती का कोई अंदाजा नहीं हो। गांव का माहौल भारी था, लेकिन जय और वीरू की जोड़ी में हमेशा एक उत्साह रहता था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। वीरू अपनी चिर परिचित शरारती मुस्कान के साथ गांव वालों से मिलने की कोशिश करता है, जबकि जय हमेशा की तरह गंभीर और सतर्क रहता है। गांव के बीचों बीच वीरू की नजर एक तेज तर्रार हंसमुख लड़की पर पड़ती है, बसंती। वह गांव की सबसे तेज तांगा चलाने वाली लड़की थी। उसकी ऊर्जा और चुलबुलापन देखते ही वीरू उसकी तरफ खिंच जाता है। वीरू अपने खास अंदाज में उसकी तारीफ करने लगता है और बसंती भी अपने अंदाज में उसे जवाब देती है। बसंती और वीरू की यह पहली मुलाकात हंसी मजाक से भरी थी, लेकिन यह शुरुआत थी एक अनोखी प्रेम कहानी की। वीरू बसंती के साथ तांगा की सवारी करने का मौका ढूंढने लगता है, जबकि बसंती उसे हंसी हंसी में टालती रहती है। दूसरी ओर जय की मुलाकात ठाकुर के घर पर ठाकुर की बहू राधा से होती है। राधा, जो अपने पति की मौत के बाद गम और चुप्पी में डूबी रहती है, अपनी भावनाओं को किसी से व्यक्त नहीं करती, लेकिन जब जय उसे देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गहराई महसूस करता है। जय और राधा के बीच कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन उनकी चुप्पी में एक अनकही कहानी चल रही होती है। जय की गंभीरता और राधा का दर्द धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के करीब लाने लगता है, बिना किसी शब्दों के आदान प्रदान के। गांव के लोग जय और वीरू को देखकर पहले तो थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये दोनों उनके लिए क्या करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जय और वीरू अपने सहज स्वभाव और मददगार रवैये से गांव वालों का भरोसा जीतने लगते हैं। दोनों दोस्त गांव वालों के साथ समय बिताने लगते हैं, उन्हें गब्बर से लड़ने का हौसला देते हैं।
जय और वीरू की उपस्थिति ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी, जिससे गांव वाले अब गब्बर के खिलाफ खड़े होने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगे थे। अब जय और वीरू के सामने दो चुनौतियां थीं। एक तरफ गब्बर सिंह और उसकी क्रूरता का सामना करना, और दूसरी तरफ गांव वालों में साहस और हिम्मत पैदा करना। गांव वाले धीरे धीरे इन दोनों दोस्तों पर विश्वास करने लगते हैं और उन्हें अपना रक्षक मानने लगते हैं। अध्याय 4। जय, वीरू और गब्बर के बीच पहली मुठभेड़। रामगढ़ के गांव में जय और वीरू की उपस्थिति ने जैसे नए जीवन का संचार कर दिया था। जहां पहले डर और निराशा ने लोगों को घेर रखा था, वहीं अब उनमें साहस की एक नई लहर दौड़ रही थी। लेकिन गब्बर सिंह अब भी एक खतरनाक दुश्मन था और जय और वीरू को उसकी शक्ति का अंदाजा था। कुछ ही दिनों बाद गब्बर के आदमी गांव पर हमला करने आते हैं। उनका इरादा वही होता है, गांव वालों से फिरौती लेना और उनका आतंक बरकरार रखना। लेकिन इस बार गब्बर के आदमी उस गांव में घुसते हैं जहां जय और वीरू पहले से ही तैयार खड़े हैं। गांव के लोग छिपकर डरे हुए देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन जय और वीरू को अपनी योजना पर पूरा विश्वास था। वीरू अपनी मजाकिया अंदाज में गब्बर के आदमियों से बात करना शुरू करता है, जैसे वह उन्हें हल्के में ले रहा हो। लेकिन जय हमेशा की तरह शांत और सतर्क अपने अगले कदम की योजना बना रहा होता है। वीरू का यह हल्कापन सिर्फ गब्बर के आदमियों का ध्यान भटकाने का एक तरीका था, ताकि जय उनके खिलाफ सही समय पर हमला कर सके। जैसे ही गब्बर के आदमी सोचते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं मिलेगा, जय और वीरू अपनी चाल चल देते हैं। दोनों दोस्त बहादुरी से लड़ाई में कूद पड़ते हैं और गब्बर के आदमियों को चौंका देते हैं। वीरू की लापरवाही के पीछे छिपी हुई फुर्ती और जय की चतुराई ने मिलकर गब्बर के आदमियों को चारों खाने चित कर दिया। यह पहली मुठभेड़ थी जिसमें जय और वीरू ने गब्बर के आदमियों को करारी शिकस्त दी। उनके इस साहस और शक्ति को देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। पहली बार उन्हें लगने लगता है कि शायद वे इस आतंक से मुक्ति पा सकते हैं। जय और वीरू के साहस ने गांव वालों के दिलों में उम्मीद की किरण जगा दी थी। लेकिन यह जीत छोटी थी, क्योंकि गब्बर सिंह अभी भी छिपा हुआ था और वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब उसके आदमियों ने लौटकर गब्बर को हार की खबर दी, तो उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। गब्बर सिंह ने अपने आदमियों को फिर से भेजने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वह खुद भी उनके साथ जाने का मन बना चुका था। उसे अब इन दो नौजवानों की हिम्मत को कुचलना था। जय और वीरू को भी पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली लड़ाई अभी बाकी थी और गब्बर सिंह के साथ उनकी सीधी मुठभेड़ कभी भी हो सकती थी। लेकिन दोनों दोस्त अपने मिशन को लेकर पूरी तरह से तैयार थे। उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, गब्बर सिंह का खात्मा। अब जय और वीरू ने गांव वालों को भी लड़ाई के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्हें पता था कि गब्बर सिर्फ उनके दम पर नहीं हराया जा सकता। गांव वालों की एकजुटता ही इस लड़ाई का निर्णायक पहलू होगी। वे लोगों को हथियार चलाना सिखाते हैं, उन्हें गब्बर के खिलाफ खड़ा होने का साहस देते हैं और हर किसी को विश्वास दिलाते हैं कि अगर वे सब मिलकर लड़ेंगे तो गब्बर की ताकत खत्म हो जाएगी। रामगढ़ अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां जय और वीरू गांव वालों की उम्मीद बनकर खड़े थे। अध्याय 5। गब्बर सिंह का गांव पर हमला और जय वीरू की साहसिक रणनीति। गब्बर सिंह अब पहले से कहीं अधिक गुस्से में था। जय और वीरू की बहादुरी और उनके आदमियों की हार ने उसकी क्रूरता को और भी बढ़ा दिया था। गब्बर ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और अब की बार खुद नेतृत्व करने का फैसला किया। उसने ठान लिया था कि वह रामगढ़ के गांव में ऐसा आतंक मचाएगा कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत न कर सके। गांव वालों को खबर मिल चुकी थी कि गब्बर सिंह खुद आ रहा है। पहले तो उनके दिलों में एक बार फिर से वही पुराना डर लौट आया, लेकिन जय और वीरू की उपस्थिति ने उनमें साहस भर दिया। जय और वीरू ने गांव वालों के साथ एक योजना बनाई। यह केवल बल और हिम्मत का नहीं, बल्कि चालाकी और समझदारी का युद्ध था। जय और वीरू ने गांव के चारों ओर ऐसी रणनीतिक जगह चुनी जहां से वे गब्बर के आदमियों पर वार कर सकें, बिना किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचाए।
गांव को तैयार करने के लिए जय और वीरू ने गांव वालों को विभिन्न समूहों में बांट दिया। कुछ लोग पत्थरों और चट्टानों के पीछे छिपकर गब्बर के आदमियों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, जबकि कुछ लोग गांव की रक्षा करने के लिए तैनात किए गए। बसंती और कुछ औरतें बच्चों को सुरक्षित जगहों पर ले गईं। वीरू ने खुद बसंती को तांगा चलाने के लिए कहा, ताकि जरूरत पड़ने पर वह गांव से बाहर निकल सके और मदद ला सके। गब्बर सिंह और उसके आदमी धीरे धीरे रामगढ़ के पास पहुंचने लगे। उनके कदमों की आहट और घोड़ों की टापों की आवाज ने गांव के चारों ओर सन्नाटा फैला दिया। जय और वीरू, जो पहले से ही छिपकर बैठे थे, अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गब्बर के आदमियों ने गांव में प्रवेश किया, जय और वीरू ने उन पर अचानक हमला कर दिया। जय और वीरू की चालाकी और उनकी युद्ध कला गब्बर के आदमियों पर भारी पड़ने लगी। वीरू अपनी अनोखी शैली में गब्बर के आदमियों से लड़ते हुए उन्हें चकमा देता रहा, जबकि जय हर वार को बड़ी गंभीरता से अंजाम दे रहा था। यह मुठभेड़ केवल ताकत की नहीं, बल्कि दिमागी खेल का भी था, और जय वीरू इसमें निपुण थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, गब्बर सिंह खुद भी मैदान में कूद पड़ा। उसकी मौजूदगी से गांव वालों के दिल में एक बार फिर से डर का माहौल बन गया, लेकिन जय और वीरू ने अपने हौसले को कायम रखा। जय और गब्बर की नजरें एक दूसरे से टकराईं और जय को पता था कि अब समय आ गया है कि वह गब्बर के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा हो। लड़ाई की इस बीच गब्बर की नजर बसंती पर पड़ी। उसने बसंती को पकड़ने का आदेश दिया ताकि वह वीरू को कमजोर कर सके, लेकिन वीरू ने अपनी जान की बाजी लगाकर बसंती को बचाया और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वीरू का यह साहसिक कदम बसंती को और भी प्रभावित कर गया। वीरू ने बसंती को बचाने के बाद गब्बर के आदमियों को धूल चटा दी। अब लड़ाई अपने अंतिम चरण में थी। जय और वीरू की योजना कामयाब हो रही थी और गब्बर के आदमियों की संख्या कम होती जा रही थी। गब्बर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वह समझ चुका था कि आज की लड़ाई जय और वीरू के हौसले और चालाकी के आगे उसकी हार की कहानी लिखने वाली है। गब्बर सिंह की सेना लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन गब्बर अभी भी मैदान में खड़ा था। यह लड़ाई अब केवल जय, वीरू और गब्बर के बीच थी। ठाकुर, जो इस पूरे युद्ध को दूर से देख रहा था, अब अंतिम मुठभेड़ के लिए तैयार हो गया था। उसके मन में बस एक ही विचार था, गब्बर को उसके की सजा दिलाना। अध्याय 6। गब्बर और ठाकुर का आमना सामना और अंतिम लड़ाई। गांव के चारों ओर फैला हुआ युद्ध अब अंतिम चरण में पहुंच चुका था। जय और वीरू ने गब्बर के आदमियों को मात दे दी थी, लेकिन गब्बर सिंह अब भी अपने क्रूर इरादों के साथ मैदान में खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी और वह किसी भी कीमत पर हार मानने वाला नहीं था। अब यह लड़ाई सिर्फ गब्बर और ठाकुर बलदेव सिंह के बीच थी। ठाकुर, जिसने अपना पूरा परिवार खोया था, अब अपने प्रतिशोध के क्षण के सामने खड़ा था। गब्बर सिंह को सामने देखकर ठाकुर की आंखों में वर्षों की पीड़ा और क्रोध उमड़ पड़ा। वह वहशी डाकू जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी, अब उसके सामने था, लेकिन ठाकुर के हाथों में कोई हथियार नहीं था। उसके हाथ तो पहले ही गब्बर ने काट दिए थे, लेकिन ठाकुर की आंखों में जो आग थी, वह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। गब्बर सिंह ने ठाकुर की तरफ देखा और अपनी घिनौनी हंसी से माहौल को और भी भारी बना दिया। उसने ठाकुर को चिढ़ाते हुए कहा, तू क्या कर सकता है ठाकुर? तेरे पास न हाथ है न हथियार। लेकिन ठाकुर, जो अब तक शांत था, धीरे धीरे गब्बर की ओर बढ़ने लगा। जय और वीरू भी दूर से यह नजारा देख रहे थे। वे जानते थे कि यह लड़ाई ठाकुर की है और वह इस समय अपने प्रतिशोध की आग में जल रहा है। गब्बर ने सोचा कि ठाकुर उससे डर जाएगा, लेकिन ठाकुर ने अपनी चालाकी और साहस का परिचय देते हुए गब्बर को धक्का देकर गिरा दिया। गब्बर की बंदूक दूर जा गिरी और ठाकुर ने गब्बर को जंजीरों से बांध दिया। अब ठाकुर ने वही जंजीरें उठाईं जिनसे उसने गब्बर को पकड़ रखा था और गब्बर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गब्बर के लिए यह सब अप्रत्याशित था। वह सोच रहा था कि ठाकुर बिना हाथों के उसे कैसे हराएगा, लेकिन वह गलत साबित हुआ। ठाकुर ने अपनी पूरी ताकत और वर्षों की नफरत को उस एक क्षण में उड़ेल दिया।
गब्बर अब ठाकुर के सामने बिल्कुल असहाय लग रहा था। जब ठाकुर ने गब्बर को पूरी तरह से कमजोर कर दिया तो जय और वीरू ने भी वहां पहुंचकर गब्बर को घेर लिया। गब्बर अब हार मान चुका था। जय ने ठाकुर से कहा, आपका प्रतिशोध पूरा हुआ ठाकुर साहब, अब इसे कानून के हवाले कर देते हैं। ठाकुर कुछ पलों तक खामोश रहा, लेकिन फिर उसने जय की बात मानी और गब्बर को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। गब्बर सिंह, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह से हार जाएगा, अब कानून के शिकंजे में था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। वर्षों से जिस खौफ में वे जी रहे थे वह अब खत्म हो चुका था। रामगढ़ का आसमान अब साफ हो चुका था और गब्बर का आतंक हमेशा के लिए मिट चुका था। जय और वीरू ने न केवल ठाकुर का प्रतिशोध पूरा किया बल्कि गांव वालों को एक नई जिंदगी दी। लेकिन इस युद्ध में जय और वीरू को भी अपने हिस्से का नुकसान उठाना पड़ा। जय, जो अब तक वीरू के साथ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, इस मुठभेड़ में घायल हो गया। जय की हालत गंभीर थी और वीरू उसके पास बैठा हुआ था। वीरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन जय के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। जय ने वीरू का हाथ पकड़ा और कहा, हम हमेशा एक साथ थे और रहेंगे दोस्त। ये कहते हुए जय की आंखें बंद हो गईं। वीरू की आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उसे पता था कि जय ने अपनी जिंदगी को पूरी वीरता के साथ जिया था। रामगढ़ की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जय और वीरू की दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ठाकुर ने गब्बर से अपना बदला पूरा कर लिया था और गांव वाले अब एक नई शुरुआत की उम्मीद में थे। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।